गांव में धनीराम नामक व्यक्ति अपनी बेटी सुधा के साथ रहता था। धनीराम को शराब की लत थी और वह अक्सर नशे में धुत पड़ा रहता। आज भी वह शराब के नशे में बेसुध था और कुछ अस्पष्ट बड़बड़ा रहा था। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन सुधा को अब इन हालातों की आदत हो चुकी थी, क्योंकि यह उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। हर दिन सुधा भट्टे से घर लौटती और अपने पिता को बिस्तर पर लेटाने के बाद घर के बिखरे सामान को समेटती, लेकिन उसके पिता को उसकी कोई परवाह नहीं थी। धनीराम खुद कोई काम नहीं करता था और सुधा जो कुछ भी कमाकर लाती उसे छीन लेता और शराब व जुए में उड़ा देता। जब सुधा केवल 12 साल की थी तब उसकी मां किसी अन्य व्यक्ति के साथ भाग गई थी। तभी से धनीराम ने सब काम छोड़ दिया और गलत संगत में पड़ गया। शराब और जुए की लत में धनीराम बुरी तरह फंस गया और सुधा पर घर और पिता दोनों की जिम्मेदारी आ गई। अब सुधा 20 साल की हो चुकी थी और गांव के मुखिया के ईंट भट्टे में 5 रुपये रोजाना का काम करती थी। सुधा स्वभाव से बहुत सरल थी और अगर कभी पैसे न मिलने पर धनीराम उससे मारपीट भी करता था तो भी वह चुपचाप सब सह लेती थी। पिता की नशेबाजी और अपनी लाचार स्थिति के लिए सुधा को गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते थे। फिर भी वह कभी किसी का विरोध नहीं करती थी और न ही किसी से कोई सहायता मांगती थी। कई रातें वह भूखी सो जाती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जीने की कोशिश करती थी। इस दुख भरे जीवन में सुधा को एकमात्र खुशी का सहारा था मुखिया जी का बेटा सूरज। सूरज और सुधा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुधा को हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि गांव में उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूरज के परिवार वाले यह कभी मंजूर नहीं करेंगे कि सूरज सुधा से प्यार करता है। आखिरकार सुधा बहुत गरीब थी और उसके पिता की नशेबाजी के कारण उसका जीवन बहुत कठिनाई भरा था। सूरज और सुधा अक्सर चोरी छुपे मिला करते थे और सूरज हमेशा उससे कहता था कि गांव वाले चाहे उनके रिश्ते को मंजूरी दें या न दें, वह शहर जाकर नौकरी करने के बाद सुधा से शादी कर लेगा और उसे शहर में ले जाएगा। सूरज की बातें सुनकर सुधा अपना सारा डर और दुख भूल जाती थी। सूरज 10वीं तक पढ़ा लिखा था और मुखिया जी की पहचान के कारण उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। जब सूरज शहर जाने वाला था तो उसने सुधा से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे मिल नहीं पाया। उसने सुधा के लिए उसकी सहेली के पास एक चिट्ठी छोड़ दी। सुधा को जैसे ही सूरज के शहर जाने का पता चला, वह टूट सी गई। उसे इस बात का गहरा दुख हुआ कि जाते वक्त वह सूरज को एक बार भी देख नहीं पाई। सुधा पढ़ाई में ज्यादा नहीं थी, लेकिन सूरज ने उसे थोड़ा बहुत पढ़ना सिखा दिया था। चिट्ठी खोलते ही सुधा के आंसू रुक नहीं पाए। चिट्ठी में लिखा था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और उसे 300 रुपये हर महीने मिलेंगे। सूरज ने लिखा था कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगा और उसे शहर ले जाएगा। सुधा ने उस चिट्ठी को अपने गले से लगा लिया और 3 महीने तक इंतजार करती रही। समय बीतता गया, लेकिन सूरज की कोई खबर नहीं आई। एक दिन सुधा तालाब के किनारे कपड़े धो रही थी कि अचानक उसकी सहेली हाँफते हुए उसके पास आई। सुधा ने हैरानी से पूछा, अरे तू क्यों इतनी हड़बड़ाई हुई है? कहां से भागी आ रही है? उसकी सहेली ने जवाब दिया, अरे सुधा, तू यहाँ है और इधर तेरा आशिक सूरज किसी और को दुल्हन बनाकर घर ले आया है। जल्दी जा और खुद देख ले, सूरज किसी को शहर से उठाकर लाया है। यह सुनते ही सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे समझे सूरज के घर की ओर दौड़ पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो दूर से ही उसने देखा कि सूरज सच में किसी को दुल्हन बनाकर घर ला रहा है। सुधा के पैर वहीं थम गए और वह पत्थर की तरह बस उन्हें देखती रह गई। सूरज और उसकी नवविवाहिता को हंसते खिलखिलाते घर में प्रवेश करते देख सुधा के धैर्य का बांध टूटने लगा। सूरज के इस विश्वासघात से उसका दिल जैसे चीर दिया गया और उसकी आंखें दर्द और गुस्से से भर गईं। सुधा सीधी अपने घर लौट गई। वहां देखा तो उसका पिता धनीराम हमेशा की तरह नशे में धुत घर का सामान बिखेर कर पैसे ढूंढ रहा था। सुधा को देखते ही धनीराम उसकी ओर लपका और उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, सुधा, पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं? जल्दी से निकाल कर दे। बेचारी सुधा, जो हर रोज चुपचाप मार सहने वाली थी, आज पहली बार अपने पिता के सामने बोली। वह भी बहुत धीमी आवाज में, बापू,
आज मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। धनीराम हैरान रह गया। क्या बोली तो? अब की बार सुधा ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा। तुमने सही सुना बापू, आज तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगी। मेरे खून पसीने की कमाई को जुए में उड़ाने के लिए नहीं मिलेगा। जाओ, खुद कमा कर देखो और उसे उड़ा दो। सुधा के इन शब्दों से धनीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास पड़ी एक सख्त बांस की लाठी उठाई और पूरी ताकत से सुधा की पीठ पर दे मारी। लेकिन बचपन से मार सहते सहते सुधा अब इतनी कठोर हो चुकी थी कि वह जरा भी नहीं हिली। धनीराम ने 2-4 बार और मारा, लेकिन जब वह फिर से मारने के लिए उठा तो सुधा ने पास में रखा एक बर्तन उठाकर धनीराम के चेहरे पर दे मारा। धनीराम की नाक से खून बहने लगा और वह लाठी छोड़कर सुधा की आंखों में देखने लगा। सुधा की लाल आंखों में आज मानो सैकड़ों चिंगारियां जल रही थी। धनीराम चुपचाप वहां से चला गया। कहां गया कोई नहीं जानता। दिन बीते, हफ्ते बीते, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। सुधा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। धनीराम तो वापस नहीं आया, लेकिन जिन लोगों से उसने जुए में पैसा हारा था, उन्होंने मुखिया के कहने पर सुधा के घर और जमीन पर कब्जा कर लिया। सुधा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन मुखिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। गांव के आखिरी छोर पर सुधा की मां की छोड़ी हुई एक छोटी सी जमीन थी। सुधा ने वहीं बांस और कपड़ों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। उसने मुखिया के ईंट भट्टे में काम करना भी छोड़ दिया और मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचकर अपना गुजारा करने लगी। उधर सूरज अपनी पत्नी माला के साथ विवाह के बाद अपने जीवन में बहुत खुश था। वह हफ्ते में 4 दिन शहर में रहता और बाकी 3 दिन माला के साथ घर पर बिताता। सुधा कभी उसके सामने नहीं आई और न ही सूरज ने कभी उससे मिलने की कोशिश की। सुधा बस दूर से ही दोनों को देखा करती थी, लेकिन थी तो वह एक इंसान ही। नए रंग बिरंगे कपड़ों और गहनों से सजी माला को देखकर, उसकी मांग में भरा सिंदूर देखकर सुधा के मन में माला से जलन होने लगी थी। जब भी सूरज घर पर रहता, हर रात सुधा उसके घर के पास जाती और उनके कमरे से आने वाली आवाजों को सुनती और अपने और सूरज के साथ बिताए पलों को याद करती। रात के अंधेरे में वह घर के पास जाकर कुछ देर रुकती, फिर वापस चली जाती। किसी को कभी कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन डॉक्टर जगदीश दास की नजर सुधा की इन हरकतों पर पड़ गई। जगदीश दास गांव का एकमात्र डॉक्टर था जो शहर का होने के बावजूद गांव वालों की मदद के लिए यहां आकर ठहरा हुआ था। पिछले कुछ महीनों से वह अपनी मोटरसाइकिल से गांव में घूम घूम कर इलाज कर रहा था। उसने कई बार देखा था कि देर रात सुधा मुखिया के घर के पास आती और कुछ देर रुककर चली जाती। एक दिन सुधा खिलौनों की टोकरी लिए उन्हें बेच रही थी। तभी डॉक्टर जगदीश ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ खिलौने वाली। सुधा ने पीछे मुड़कर देखा तो जगदीश की ओर बढ़ी और बोली, खिलौने लोगे डॉक्टर बाबू? बहुत अच्छे पके हुए और मजबूत है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जगदीश ठहाका लगाकर हंसने लगा और बोला, बच्चे? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम बच्चों की बात कर रही हो। सुधा ने कहा, तो फिर डॉक्टर बाबू आपने आवाज क्यों लगाई? जगदीश ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा ये बताओ, ऐसे खिलौने और बर्तन बेचकर कितना कमा लेती हो? सुधा ने उत्तर दिया, दिन के यही कोई 2-3 रुपए तो हो ही जाते हैं। डॉक्टर साहब ने फिर हंसते हुए कहा, अरे बस इतना ही? इतना तो सिर्फ दाल और आटा खरीदने में ही लग जाता होगा, और कुछ बचता भी होगा? सुधा को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ बना लेती हो, लेकिन क्यों? डॉक्टर बाबू ने उत्तर दिया, खाना बनाने का काम करोगी, दिन के पूरे 8 रुपये मिलेंगे। सुधा अब भी डॉक्टर की बातों को लेकर सोच में पड़ी थी। जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डर मत, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे दोस्त के घर का काम बता रहा हूं। तुम मुखिया के घर काम करोगी? सुधा ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, मुखिया जी आपके दोस्त हैं? जगदीश ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, मुखिया तो मेरे दोस्त सूरज का पिता है। मैं तो सूरज का जिक्र कर रहा हूं, वही मेरा दोस्त है। फिर उसने बताया, तुम्हें तो मालूम ही होगा, कावेरी माई जो मुखिया के घर की देखरेख करती थी, उनके गुजर जाने के बाद से वहां किसी को घर का काम करने वाला चाहिए। माला सूरज की पत्नी कभी रसोई में पाँव नहीं रखती। मैंने तो सूरज से दोस्ती भी माला की वजह से ही की थी।
अब तुम गांव में घूमती हो, किसी को जानती हो तो बताना। सुधा थोड़ी देर तक सोचती रही। उसके दिल में कई ख्याल उमड़ रहे थे। वो सूरज के साथ हुए धोखे से अभी भी आहत थी। हर रात सूरज और माला की हंसी की आवाजें उसके दिल में नफरत के बीज बो रही थी। यही मौका है, उसने सोचा। अब वो उस घर में जाकर अपने अपमान का बदला लेगी। उसने जगदीश की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अगर पैसे अच्छे मिलेंगे तो क्यों नहीं करूंगी। बस एक शर्त है, मैं वहां सिर और चेहरा ढककर ही रखूंगी। जगदीश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें चेहरा ढकने से परेशानी नहीं है तो घर वालों को क्या होगी। मैं माला और मुखिया से बात कर लेता हूं। अगले दिन सुधा सफेद साड़ी और चेहरे पर घूंघट डालकर मुखिया के घर पहुंच गई। उसने मन ही मन संकल्प किया कि इस घर के सुख और शांति का अंत यहीं से शुरू होगा। मुखिया का घर पूरे गांव में सबसे बड़ा था, 2 मंजिल का और भव्य। मुखिया जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा प्रकाश मां के गुजरने के बाद क्रांतिकारी बन गया था। मुखिया ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। इसलिए घर संभालने के लिए अपनी मुंह बोली बहन कावेरी को घर में रख लिया था। सूरज को भी कावेरी ने ही पाला था। कावेरी और माला के बीच अक्सर टकराव होता था क्योंकि कावेरी को माला की आलसी प्रवृत्ति और तौर तरीके पसंद नहीं थे। कावेरी घर छोड़कर कुछ दिन अपने गांव जाने वाली थी, लेकिन रहस्यमयी तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में केवल माला, मुखिया और सूरज ही रहते थे। सूरज सप्ताह में 1 बार आता, 2-3 दिन रुकता और फिर वापस शहर चला जाता। सुधा ने घर में प्रवेश किया और देखा कि माला बरामदे में तोते के पिंजरे के पास बैठी अपने बाल सजा रही थी। माला बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन शहर में रहना उसे पसंद नहीं था। सुधा ने धीमे से कहा, मालकिन, बालों में तेल मैं लगा दूं? माला मुस्कुराते हुए मुड़ी और बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखा है? यहां मेरे और इस तोते के सिवा कोई नहीं है। सुधा ने मुस्कुराते हुए अपना घूंघट हटा दिया और मन ही मन सोच लिया कि आज से इस घर में जो भी होगा उसके पीछे सुधा का ही हाथ होगा। माला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे असल में खाना बनाने का काम तो महज बहाना है। मुझे तो बस कोई चाहिए जो मेरे साथ बातें कर सके। इस बड़े से घर में मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। पहले कावेरी माई थी, अब वो भी नहीं रही, और ये मिच्छू है जो सुनता तो है पर कुछ बोलता नहीं। ये कहकर माला जोर जोर से हंसने लगी। सुधा भी उसकी बातें सुनकर और उसके भोलेपन पर मुस्कुराई। माला ने उसे सारे काम समझा दिए और बताया कि सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि घर के बाकी सारे काम भी अब तुम्हें ही करने होंगे, क्योंकि उसने पहले से ही बाकी नौकरों को काम से निकाल दिया है। फिर माला ने सुधा को उसका कमरा दिखाया। सुधा के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस घर में रहने का मौका मिलेगा, भले ही नौकरानी बनकर ही सही। माला को अपनी आजादी बहुत प्यारी थी। उसे किसी के भी कहे अनुसार चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से मुखिया जी को माला का रवैया कुछ खास पसंद नहीं आता था, लेकिन बड़े घर की बेटी होने के कारण वो कुछ कह भी नहीं पाते थे। मुखिया जी अक्सर रात को ही घर आते थे। किसी से बातचीत नहीं करते थे, बस खाना खाते थे, अपने तोते को दाना पानी देते थे और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। कुछ ही दिनों में उनका मुखिया पद भी समाप्त होने वाला था। उन्होंने सुधा को काम करते हुए देखा, लेकिन चेहरा ढका होने के कारण उसे पहचान नहीं पाए। कुछ दिन बीते। एक सुबह मुखिया अपने बरामदे में बैठे हुए अपने तोते को दाना दे रहे थे। तभी डॉक्टर जगदीश घर आया। जगदीश का घर आना मुखिया जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खासकर माला के साथ उसकी नजदीकियां, बातें करना और हंसना बोलना। मुखिया जी ने अपने पद का फायदा उठाकर कई बार उसे गांव में आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव में और कोई डॉक्टर ना होने के कारण उनकी कोशिशें नाकाम रही। जगदीश ने अंदर जाकर मुखिया जी को नमस्कार कहा, लेकिन मुखिया जी ने बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे की ओर चल दिए। जगदीश की आवाज सुनकर माला दौड़ते हुए नीचे आई और हंसते हुए बोली, अरे अब आ रहे हो इतने दिनों बाद? लगता है पूरा गांव ही बीमार हो गया है। जगदीश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, मुझे लगा कि अब तुम्हें नई सहेली मिल गई है तो मेरी याद कहाँ आएगी। माला ने भी हंसते हुए कहा, हाँ ये तो सही कहा तुमने।
जैसे काम वाली मुझे चाहिए थी, तुमने बिल्कुल वैसे ही ढूंढी है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता और मेरी बातें सुनकर वो भी परेशान नहीं होती। जगदीश बोला, फिर तो तुम्हें कुछ दिन और सिर्फ उसी से बात करके अपना दिल बहलाना होगा। माला ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझ ही नहीं, जगदीश ने कहा। दरअसल माला, मैं सूरज का संदेशा लेकर आया था। वो काम में बहुत व्यस्त होने के कारण अगले 2 हफ्ते तक घर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर माला का चेहरा उतर गया। फिर जगदीश ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तुम उदास क्यों हो गई? सूरज ने यह भी कहा है कि इस बार वह एक लंबी छुट्टी लेकर घर आएगा। तभी कमरे से मुखिया जी निकले और बोले, हाँ बहू, तुम क्यों उदास होती हो? जब तक सूरज नहीं आ जाता, डॉक्टर तो है तुम्हारे पास बातों में दिल बहलाने के लिए। जगदीश ने अपनी पीठ से हाथ हटाया और कहा, फिर आता हो, कहकर जाने लगा। मुखिया जी के ताने ने जगदीश को समझा दिया कि उन पर ही तंज कसा गया था। माला भी उठकर अपने कमरे में चली गई और सुधा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। कुछ सोचकर सुधा माला के कमरे में गई और बोली, मालकिन, आज आपके पैरों में आलता लगा दूं? माला की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, नहीं, तू जा, आज बस मन नहीं है मेरा। मुखिया जी का जगदीश के साथ इस तरह का बर्ताव और बात बात पर ताने मारना माला को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुधा और करीब आई और माला के पैरों के पास बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे आलता लगाना भी आता है मालकिन। माला ने आंसू पोंछते हुए पूछा, अच्छा, वो कैसे? तब सुधा ने अपने बारे में बताया, मेरे बाबा भी बिल्कुल ऐसे ही थे, हमेशा ताने देते थे, खरी खोटी सुनाते थे, शराब पीकर मारते थे। फिर एक दिन, माला ने पूछा, फिर एक दिन क्या हुआ? सुधा ने कहा, फिर एक दिन हर रोज की तरह वो मुझे लाठी से मार रहे थे। मैं बहुत देर तक सहती रही, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मैंने एक बर्तन उठाकर उनके चेहरे पर दे मारा। खून बहने लगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी मुझे खरी खोटी नहीं सुनाई, कभी हाथ नहीं उठाया। इतने दिन माला के साथ रहकर सुधा यह अच्छी तरह जान चुकी थी कि गुस्से में माला खुद पर काबू खो बैठती है। और वही हुआ जब सुधा ने कहा, जब तक हम चुप रहकर सहते हैं, सब हमें दबाते हैं। जिस दिन हम विरोध करना शुरू कर देते हैं, सब चुप हो जाते हैं। माला को यह बात दिल पर छू गई। उसने एक पैर में आलता लगाया और फिर झट से उठी और तेज कदमों से चलते हुए सीढ़ियां उतरकर ससुर जी के सामने जा खड़ी हुई। उसने कहा, पिताजी, आप शायद भूल रहे हैं कि आपका मुखिया पद अब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मुखिया जी गुस्से में चिल्ला उठे, ये क्या तरीका है बहू बात करने का? माला अब और भी जोर से बोली, क्या समझते हो आप खुद को चौधरियों की बेटियों में? मैं हर बार चुप नहीं रहूंगी। आपने पहले भी जगदीश को बहुत कुछ कहा है और आपकी बहन कावेरी ने सूरज जी के कान भरने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत हुआ। इस तरह ससुर और बहू में काफी देर तक झगड़ा और बहस होती रही। सुधा दूर से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल को एक अजीब सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि उसने अपने बदले की शुरुआत कर दी थी। कुछ दिनों में घर का माहौल थोड़ा शांत होने लगा। इस बीच जगदीश 2-3 बार घर आया। माला और जगदीश दोनों ने कमरे में बैठकर बातें की, लेकिन मुखिया जी ने यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन सुबह से ही मुखिया का तोता कहीं गायब हो गया। घर और बाहर हर जगह ढूंढने के बावजूद वह नहीं मिला। इस खोज में मुखिया ने पूरा दिन बिना कुछ खाए बिता दिया। शाम को पिंजरे के पास बैठे तोते को याद करते हुए मुखिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बार बार बुदबुदाते रहे। पहले प्रकाश की मां चली गई, फिर प्रकाश चला गया, फिर कावेरी बहन चली गई। मेरा बेटा सूरज अपनी जुबान काटी पत्नी को छोड़कर शहर चला गया। अब तू भी चला गया। सुधा धीमे कदमों से पास आकर बोली, मुखिया जी, रोइए मत, जाना तो सबको एक दिन होता ही है। खाना लगाती हूँ, आप खा लीजिए, वरना आप बीमार हो जाएंगे। आज माला मालकिन ने खाना बनाया है। चौधरी की बेटी को खाना भी बनाना आता है। मुखिया जी ने ताना कसते हुए खाने की थाली ली, लेकिन उनका ध्यान आज खाने पर नहीं था। फिर भी दांतों में कुछ खटका। उन्होंने एक झटके से थाली फर्श पर फेंक दी और चिल्लाए, अरे बहू, तूने क्या कर दिया? तूने मुझे मांस खिला दिया। माला भी कमरे से बाहर आ गई और देखा कि फर्श पर चावल और सब्जी के साथ
पके हुए मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। मुखिया की आंखें गुस्से से उबल रही थी और उनका गुस्सा उस समय और भी बढ़ गया जब उन्होंने देखा कि मांस के टुकड़े में उनके प्यारे तोते का सिर है। यह देखकर मुखिया का दिल बैठ गया और वह कुछ कहे बिना घर से बाहर चले गए। सुधा और माला दोनों ही एक दूसरे की ओर देखते खड़ी रह गई। मुखिया के जाने के बाद सुधा ने अपना घूंघट उठाते हुए कहा, यह ठीक नहीं हुआ मालकिन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माला हैरानी से बोली, मैंने? सुधा ने कहा, आपने ही तो कहा था कि तोते को आजाद कर दो। माला हैरान रह गई और सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। दरअसल एक दिन माला ने बात बात में सुधा को बताया था कि गुस्से में आकर वह कुछ भी कर देती है और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं रहता। इस घटना के 2 दिन तक मुखिया घर नहीं आया और गांव के किसी दोस्त के घर रहा। तीसरे दिन सूरज शहर से लौटा और तभी मुखिया भी घर आया। सूरज ने माला से सब बातें सुन ली और जब उसने सुना कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके बाबा माला के साथ कैसा बर्ताव करते थे, तो उसने भी मुखिया को काफी कुछ सुनाया। मुखिया का पद अब कुछ ही दिनों के लिए था। उन्होंने पहले ही सारी जमीन, घर और ईंट भट्टा सूरज के नाम कर दिया था। अपने ही घर में अब उन्हें प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने बनारस जाकर अपना बाकी जीवन बिताने का फैसला किया। सूरज ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। इन चंद महीनों में सूरज काफी बदल चुका था और माला अब पूरी तरह आजाद थी। सूरज और माला दोनों हमेशा कमरे में ही रहते, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आते थे। घर के सारे काम अब सुधा ही किया करती थी। सूरज को माला के साथ देखकर सुधा को अपने पुराने दिन याद आते थे और उसके दिल की आग और भी भड़क उठती थी। लेकिन सूरज अब सुधा को पूरी तरह भूल चुका था। उसने माला से कभी काम वाली के बारे में कुछ नहीं पूछा और न ही कभी सुधा से बात करने की कोशिश की। उसका सारा ध्यान सिर्फ माला पर ही रहता था, जिससे सुधा को सूरज से और भी ज्यादा नफरत होने लगी। एक दिन माला ने कहा, सुधा, तुम आज अपने घर हो आओ, कल सुबह ही वापस आना, तुम्हारे मालिक। इतना कहकर वह हंसने लगी। सुधा ने ईर्ष्या से दोनों मुट्ठियां बंद कर ली और कहा, ठीक है मालकिन, और चली गई। सुधा चली तो गई, लेकिन पूरा दिन बस सूरज और माला के बारे में सोचती रही। न जाने सूरज बाबू माला को कैसे छू रहे होंगे, कैसे उसके बालों में उंगलियां फेर रहे होंगे। यही सब विचार उसके मन में आते रहे और इसी में उसका दिन बीता। आधी रात के समय सुधा की बेचैनी और बढ़ गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और पहले की तरह अंधेरे में मकान के पास चली गई, जो कि सूरज और माला के कमरे के पीछे था। वहां पेड़ के पास जाकर खड़ी हो गई और कमरे से आती आवाजें सुनने लगी। कमरे से आती माला की आवाजें उसके दिल को और छलनी कर रही थी। वह ज्यादा देर वहां नहीं रुकी और वापस अपने कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह जब वह मुखिया जी के भवन में पहुंची तो देखा कि माला दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, शायद किसी को विदा कर रही हो। सुधा के आते ही माला ने कहा, अरे इतनी देर से क्यों आई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। चल, अब आ गई है तो जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लगी है। मैं सोच रही थी कुछ खुद ही बना लूं, लेकिन आज इतनी थक गई हूं कि कुछ नहीं किया। खाना बनाने के बाद मेरी पीठ की मालिश भी कर देना, लेकिन पहले रसोई में जाने से पहले मेरा कमरा ठीक कर दे, पूरा बिखरा पड़ा है। सुधा ने ज्यादा कुछ न कहकर सिर्फ सिर हिलाया और माला के कमरे की तरफ चली गई। कमरा बिखरा पड़ा था, हर सामान इधर उधर फैला हुआ था। बिस्तर और फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी, जो रात की कहानी बता रही थी। सूरज बिस्तर पर सोया हुआ था, उसकी आंखें अभी खुली नहीं थी। कुछ पल के लिए सुधा उसे देखती रही, फिर उसने कमरे के बिखरे सामान को समेटना शुरू कर दिया। उसने खिड़की के पर्दे हटाए और सुनहरी धूप की किरणें कमरे में फैल गई। धूप की किरणें पड़ते ही सूरज की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि सफेद साड़ी में सुधा खड़ी है, जो अपने चेहरे को ढक रही थी। सूरज उसकी ओर देखते हुए बस चुपचाप देखता रहा। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। सुधा ने सारा सामान समेटा और वहां से चली गई, लेकिन सूरज बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में एक अजीब सा आकर्षण जाग रहा था। काफी देर बाद सूरज कमरे से बाहर आया और बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। हाथ में अखबार था
लेकिन उसका ध्यान अखबार पर नहीं बल्कि सुधा पर था। माला ने उसे नीचे बैठा देखा और हंसते हुए कहा, अरे ये क्या सूरज, आज तो आप कमरे से बाहर आ गए, क्या आपका भी बदन दुखने लगा? सूरज मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, बस 5 दिन हो गए कमरे में पड़े पड़े, अब बाहर आना ही सही लगा। वैसे भी परसों फिर वापस लौटना है। उसने एक सांस ली और फिर पूछा, अच्छा माला, ये काम वाली तुम्हें कहां से मिली? माला ने जवाब दिया, जगदीश ने ढूंढ कर लाई है। बेचारी विधवा है, बर्तन बेचती थी। पति के मरने के बाद ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके अपने घर में भी उसका बाप उसे मारता पीटता था। उसे भी काम की जरूरत थी और मुझे भी। सूरज ने हामी भरते हुए कहा, नाम क्या है इसका? और घर के भीतर ये चेहरा ढककर क्यों रहती है? माला ने जवाब दिया, नाम मैंने पूछा था, लेकिन उसने कहा कि सब मुझे अभागिन कहकर ही बुलाते हैं। मैंने फिर कभी उसका नाम नहीं पूछा। वो ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन हाँ, मेरी सारी बातें सुनती है। चेहरा ढककर रहती है। ये उसने खुद ही कहा था कि काम में आने से पहले यही शर्त थी। हाँ, जगदीश को जरूर पता होगा इसके बारे में कुछ। सूरज को सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और उसका आकर्षण सुधा की ओर बढ़ता जा रहा था। उसके दिल में फिर से कुछ हलचल हो रही थी। उसने सोचा कि जगदीश से बात करना सही रहेगा। सूरज के सीने में सुबह से हल्का दर्द हो रहा था, तो उसने सोचा कि इसी बहाने से जगदीश से मिल लेगा और सुधा के बारे में कुछ जानकारी जुटा लेगा। वह डॉक्टर जगदीश के पास गया, जहां वह ठहरा हुआ था। इधर सूरज की सुधा से बात करने की कोशिश के चलते सुधा के मन में भी फिर से वही भावनाएं जागने लगी, लेकिन वह अपने संकल्प पर अडिग थी। सूरज के किताबों वाले कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज सुधा ने देखा कि दरवाजा खुला था। वह कमरे में चली गई और वहां रखी हर वस्तु और किताबों को छू छू कर सूरज की उपस्थिति को महसूस करने लगी। सूरज ने शहर जाकर डायरी लिखना शुरू किया था। सुधा ने टेबल पर पड़ी डायरी को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। अचानक माला पीछे से आ गई और जोर से बोल उठी, तुम यहां क्या कर रही हो? ये डायरी तुम्हारे हाथ में क्यों है? तुम सूरज जी की डायरी क्यों देख रही हो? सुधा चौंक गई और घबराते हुए बोली, कुछ नहीं मालकिन, मैं बस यूं ही चली आई थी। माला ने पूछा, लेकिन तुम डायरी क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? सुधा ने उत्तर दिया, नहीं मालकिन, मुझे पढ़ना लिखना कैसे आएगा? मैं तो कभी स्कूल गई ही नहीं, इस कमरे में कभी आई भी नहीं थी। बस दरवाजा खुला देखा तो यूं ही देखने चली आई। माला बोली, अच्छा ठीक है, तुम यहां से जाओ, तुम्हारे मालिक आ गए तो मेरी खैर नहीं। और ये कहकर माला चली गई। सूरज जगदीश से मिलने के लिए काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब उससे जल्दी मुलाकात नहीं हो पाई तो वह थक हार कर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि क्यों न अपने ईंट भट्टे पर जाकर कामकाज का जायजा लिया जाए। जैसे ही वह भट्टे पर पहुंचा, उसकी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसने वो सभी जगह देखी जहां कभी वह सुधा से मिला करता था। सूरज वहां की एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने और सुधा के बारे में सोचने लगा। उसका दिल कई सवालों से घिर गया। न जाने वह अब कहां होगी, कैसी होगी, क्या वह उसे भूल गई होगी? इन सवालों के बीच वह डूबा हुआ था। तभी एक औरत वहां से गुजरी। उसने सूरज को देखा और हाथ जोड़कर नमस्ते की। सूरज उसे पहचान गया। वह वही औरत थी जिसे वह सुधा के साथ कई बार देख चुका था। सूरज ने उस औरत से सुधा के बारे में पूछा तो उसने पूरी कहानी बयान कर दी। धनीराम का गांव छोड़कर चले जाना, मुखिया का सुधा का घर और जमीन छीन लेना। उसने पूछा, अब सुधा कहाँ है? उस औरत ने जवाब दिया, मालूम नहीं। उसने ईंट के काम से नाता तोड़ लिया था। अपनी माँ की जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी और मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाकर बेचती थी। कभी कभी यहां दिख जाती थी, लेकिन अब कहां है ये कोई नहीं जानता। कोई कहता है वह धनीराम को ढूंढने गई है, कोई कहता है किसी के साथ भाग गई, कोई कहता फिरंगी उठा ले गए, लेकिन असलियत किसी को मालूम नहीं। उस औरत की बात सुनकर सूरज का दिल बैठ गया। सुधा के हालात जानकर उसे बहुत दुख हुआ और वह खुद को कोसने लगा। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। बादलों की गड़गड़ाहट कानों में गूंज रही थी। सूरज आसमान की ओर देख रहा था। सुधा के बारे में सोचते हुए
उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। तभी एक बारिश की बूंद उसकी आंख में गिरी। उसने आंखें बंद की और अचानक उसे सुधा के गीले बालों से टपकती बूंदें याद आ गईं। सूरज जैसे होश में आया, वह तेजी से घर की ओर भागा। बारिश शुरू हो चुकी थी। वह दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा और सुधा का नाम लेकर चिल्लाने लगा। वह सुधा के कमरे में गया, लेकिन वहां सुधा नहीं थी। उसने रसोई में देखा, वहां भी कोई नहीं था। अपने कमरे में देखा तो माला सोई हुई थी। पूरे घर में सुधा कहीं नजर नहीं आ रही थी। सूरज अब धीरे धीरे छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा सुधा छत पर खड़ी थी। वह बारिश में भीग रही थी। उसका चेहरा आसमान की ओर उठा हुआ था। भीगी सफेद साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो बारिश की बूंदों में मिल गए थे। सूरज ने धीरे से आवाज दी, सुधा। सुधा ने उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, देखो सूरज बाबू, आज मैंने पल्लू चेहरे से हटा दिया। सूरज उसके पास गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो सुधा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सुधा हंसते हुए बोली, चुप रहो सूरज बाबू, कुछ मत कहो। सूरज बोला, सुधा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सुधा ने कहा, नहीं सूरज बाबू, अपराध तो मैंने किया था, अपनी हैसियत भूलकर। आपकी कोई गलती नहीं, और माला तो है ही इतनी सुंदर। सूरज बोला, नहीं सुधा, तुम गलत सोच रही हो। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज कुछ और कहने ही वाला था कि सुधा ने उसे रोकते हुए कहा, चुप रहो, मैंने सब जान लिया है। मैंने आपकी डायरी में सब कुछ पढ़ लिया है। मुझे पता है कि कैसे आपने शहर के चौधरियों से पैसे लिए थे और चुका न पाने के कारण उन्होंने अपनी बेटी आपके हाथों में दे दी। हाँ सूरज बाबू, मैंने वो पन्ना भी पढ़ लिया जिसमें आपने लिखा है कि माला से शादी मजबूरी में हुई है, लेकिन अब आपको उससे प्यार हो गया है। इतना कहकर सुधा हंसते हुए बोली, बस यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आई थी और आज जान लिया। अफसोस इस बात का है कि ये सब आपकी जुबान से नहीं जान पाई। सूरज अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। सुधा बस देखती रह गई। सूरज की चीखों से माला की नींद खुल गई। वह दौड़कर छत पर पहुंची और देखा कि बारिश में भीगती सुधा की गोद में सूरज की निढाल पड़ी थी। यह देखकर माला की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत नीचे आकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगी। मुखिया की बहू माला जब जोर जोर से चीखते हुए घर के बाहर आई और मार डाला उसने, मेरे पति को मार डाला, चिल्लाने लगी तो आसपास के लोग दौड़कर वहां आ गए। सब हैरान थे और पूछने लगे, आखिर ऐसा क्या हो गया? माला ने थरथराते हाथों से छत की ओर इशारा किया। लोग बिना देर किए छत की तरफ दौड़े। वहां देखा कि सुधा बैठी थी और उसकी गोद में सूरज का सिर रखा हुआ था। सूरज की आंखें बंद थी और उसका शरीर पूरी तरह से निर्जीव लग रहा था। यह दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। तभी सुधा की एक सहेली जो सूरज और सुधा के रिश्ते के बारे में जानती थी, वहां आ गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सुधा, तूने क्या किया? प्रतिशोध में तूने अपने सूरज बाबू को ही खत्म कर दिया। सुधा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें बस सूरज के चेहरे पर जमी थी। गांव वाले अभी इस सदमे से उबर ही रहे थे कि जगदीश डॉक्टर अंग्रेज सिपाहियों के साथ वहां आ पहुंचा। सिपाहियों ने माला के आरोप सुनते ही सुधा को गिरफ्तार कर लिया और कहा कि इस घर की जांच अभी बाकी है। सूरज की लाश को भी वे अपने साथ ले गए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने मुखिया को भी इसकी सूचना दे दी और अंग्रेजों ने चौधरी तक यह खबर पहुंचाई कि उनके दामाद का कत्ल हो गया है। चौधरी ने बिना देर किए गांव की ओर रुख किया। शाम तक सुधा को हवालात में ले जाया गया, जहां वह बार बार यही कह रही थी, अगर मुझे मारना होता तो मैं कब की मार चुकी होती, दोषी कोई और है। इधर माला बरामदे में बैठी रोई जा रही थी और जगदीश खामोश था। काफी देर बाद जगदीश ने चुप्पी तोड़ी और कहा, क्या नसीब पाया था सूरज ने, मारा भी तो अपनी महबूबा की गोद में। ये सुनकर माला ने भी आंसू पोंछे और कहा, हाँ, पर बेचारी सुधा कितनी बदकिस्मत निकली। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे।
जगदीश और माला बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी और साथ ही बड़े हुए थे। लेकिन जब माला ने अपने परिवार से अपने और जगदीश के रिश्ते के बारे में बात की तो उसके परिवार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि जगदीश एक छोटी जाति से था और आर्थिक रूप से भी कमजोर था। तब माला और जगदीश ने भागकर शादी करने का फैसला किया था। यही वह समय था जब सूरज नौकरी के लिए शहर गया था। वहां चौधरी ने उसकी आर्थिक मदद की और माला के पिता ने उसे माला के लिए योग्य समझा। इस तरह माला की शादी सूरज से हो गई और दोनों गांव वापस आ गए। जगदीश भी इलाज के बहाने गांव में आकर रहने लगा, लेकिन सूरज को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। वह बस यही समझता था कि माला और जगदीश बचपन के दोस्त हैं। रात के सन्नाटे में जब माला और जगदीश अकेले थे तो माला ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? जगदीश ने कहा, कावेरी के समय किसी को कुछ पता चला था क्या? माला बोली, नहीं, लेकिन इस बार मामला अलग है। मुझे इन फिरंगी दरोगाओं पर भरोसा नहीं है, कहीं वे कुछ पता न लगा लें। जगदीश ने उसे आश्वासन दिया, सब कुछ मैंने संभाल लिया है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सबको यही लगेगा कि सुधा ने बदला लेने के लिए सूरज को मारा है। माला को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। वह फिर बोली, अगर सवाल उठा कि सुधा के पास वह अंग्रेजी जहर कहां से आया तो क्या होगा? जगदीश ने उसे शांत करते हुए कहा, वह सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे जान पहचान का वकील है, वह सब संभाल लेगा। और मुखिया भी यही कहेगा कि सुधा के आने से ही घर में फूट पड़ी थी। दोनों फिर जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते अचानक माला की सांसें फूलने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वह छटपटाने लगी। जगदीश घबरा गया और माला की हालत देखकर उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने माला को संभालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। रात का समय था, घर में कोई और नहीं था। जगदीश ने गांव वालों को बुलाने का सोचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह की पहली किरण के साथ माला के पिता घर पहुंचे और देखा कि घर में भीड़ लगी है। गांव वाले चौधरी के घर के सामने खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बरामदे में माला की निसंदेह मृतदेह पड़ी हुई थी और उसके पास जगदीश सिर पर हाथ रखे निराश होकर बैठा था। चौधरी को यह ज्ञात नहीं था कि जगदीश, जो कभी शहरी जीवन में व्यस्त था, अब इस गांव में आकर बस गया है। अपनी बेटी के निष्प्राण शरीर को देखकर और जगदीश को उसके पास बैठा देखकर चौधरी का खून खौल उठा। उन्होंने जगदीश का कुर्ता पकड़कर उसे घसीटा और थप्पड़ों की बौछार कर दी। चौधरी के साथ आए अन्य लोगों ने भी जगदीश पर हमला कर दिया, उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। गांव वाले भी उन्हें रोकने में असफल रहे। इतने में 7-8 सिपाही वहां आ पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले जगदीश को छुड़ाया और गांव वालों को घर से बाहर कर दिया। एक ही दिन में मुखिया के घर में 2 मौतों की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। पूरा गांव उस घर के सामने इकट्ठा हो गया था। सिपाहियों में एक भारतीय सिपाही भी था। उसने माला की मौत पर सवाल किया तो चौधरी ने जगदीश की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने मारा है, इस जगदीश ने ही मेरी बेटी और दामाद को मारा है। यह सुनते ही जगदीश की आंखें फटी रह गईं, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। चौधरी ने आगे कहा, यह मेरी दौलत के पीछे पड़ा था, इसलिए मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। लेकिन जब उसकी शादी इस गांव में मुखिया के बेटे से हुई तो यह इलाज के बहाने यहां आकर रहने लगा और बदला लेने के लिए मेरी बेटी और दामाद दोनों को मार डाला। जगदीश सिर हिलाकर नहीं कहने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी आवाज निकल नहीं पाई। चौधरी ने सिपाहियों से कहा, इसे गिरफ्तार करो वरना मेरे आदमियों के हवाले कर दो। चौधरी की बात मानते हुए और हालात को देखते हुए सिपाहियों ने जगदीश के हाथ रस्सी से बांध दिए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सूरज के कमरे का दरवाजा तोड़कर वहां जांच की। वहां सूरज की एक डायरी मिली। भारतीय सिपाही ने डायरी के पन्ने पलटे और आखिरी पन्ने पर लिखा पाया, मैं माला से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए जगदीश और माला के अवैध संबंधों को जानकर भी कुछ नहीं कहता। मुझे जगदीश से डर लगता है। मुझे शक है कि उसी ने मेरी बुआ कावेरी को मरवाया होगा, ताकि जब मैं शहर में रहा हूं तब वो माला से मिल सके। अब मुझे डर लग रहा है कि वह मुझे भी मार डालेगा। इस डायरी के आधार पर और चौधरी के इल्जाम के चलते
सिपाहियों ने जगदीश को गिरफ्तार कर लिया। गांव में यह बात फैल गई कि डॉक्टर जगदीश ने बदला लेने के लिए सूरज और माला को मार डाला। हवालात में जाते हुए जगदीश को सुधा की आवाज सुनाई दी। धन्यवाद डॉक्टर बाबू, आपने मेरे छलनी हृदय का इलाज कर दिया। जगदीश पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन सुधा मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब जगदीश के पास कुछ कहने सुनने को नहीं बचा था। सुधा सीधी श्मशान घाट पर गई और दूर खड़े होकर मुखिया को अपने बेटे और बहू की चिता को अग्नि देते हुए देखती रही। सुधा के मन में बचपन से लेकर सूरज के साथ बिताए सभी पल ताजा हो गए। वह सोचने लगी कि कैसे वह सूरज के झूठे वादों का शिकार हुई, कैसे उसने उसे बुलाकर दूसरी पत्नी को लाया, कैसे माला की झूठी दोस्ती ने उसे धोखा दिया, और आखिर में कैसे प्रतिशोध की आग में अंधी होकर उसने अपने सूरज बाबू को मरते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। सुधा का प्रतिशोध तो पूरा हो गया था, लेकिन उसके हृदय की पीड़ा खत्म नहीं हुई थी। वह पछताने लगी कि अगर वह चाहती तो सूरज को बचा सकती थी, लेकिन बदले की आग ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। इस सोच के साथ ही सुधा श्मशान घाट से चली गई, लेकिन उसके मन में ये बात रह रहकर आती रही कि उसने प्रतिशोध में सब कुछ खो दिया, यहां तक कि अपने सूरज बाबू को भी। दोस्तों, इस तरह सुधा ने अपने बदले की आग में सब कुछ स्वाहा कर दिया और अपने जीवन को अधूरा छोड़ दिया। केशव एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। केशव पेशे से एक मजदूर था और रोज मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। गांव में उसके पास थोड़ी सी जमीन भी थी, जहां वह खेती करता था। कुछ मेहनताना मजदूरी से आता था और कुछ अपने खेत से पैदा हुआ अनाज जोड़कर वह 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था। उसके माँ बाप भी खेत में और मजदूरी में उसका हाथ बटाते थे। केशव की नई नवेली पत्नी रमैया, जो करीब 1 साल पहले उसके जीवन में आई थी, मगर दोनों को अब तक एक दूसरे के करीब आने का वक्त नहीं मिल पाया था। वजह यह थी कि केशव की मां रमैया को उससे दूर रखती थी, क्योंकि वह अभी नाबालिग थी, 18 साल की नहीं हुई थी। हालांकि केशव की शादी कम उम्र में ही कर दी गई थी और शादी के 5वें साल में गौना हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी रमैया की उम्र अभी 18 की दहलीज तक नहीं पहुंची थी। केशव की मां ने अपनी बेटी को कम उम्र में ब्याह दिया था और जचकी के समय उसकी जान चली गई थी। बेटी के खोने का गम केशव की मां आज भी नहीं भुला पाई थी और वह नहीं चाहती थी कि वही दर्द उसकी बहू भी झेले। डॉक्टर ने भी उन्हें समझाया था कि इस नाजुक उम्र में शरीर बच्चे को जन्म देने की पीड़ा सहन नहीं कर पाता। इसी कारण केशव की मां ने पक्का कर लिया था कि 18 साल की उम्र से पहले वह अपने बेटे को उसकी पत्नी के करीब नहीं आने देगी। शादी की जो सामाजिक और पारंपरिक बंदिशें थी, उन्हें बदलने की ताकत शायद केशव की मां में नहीं थी, लेकिन अपनी ओर से जो भी कर सकती थी वह सब उसने किया। यह उसकी समझदारी और दृढ़ता का प्रतीक था। बीते कुछ महीनों में उन्हें खुलकर जीने का अवसर मिला था। केशव 21 साल का हट्टा कट्टा जवान था। अपनी मेहनत की मेहनगी निशानियों के साथ मजबूत कंधे और सख्त हाथ। रमैया भी कम सुंदर नहीं थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अनोखी चमक। उसने शादी में जो भी गहने पहने थे वह आज भी पहनती थी। उसके पैरों में घुंघरू वाली पायल थी, जो दिन भर छन छन करती रहती थी और केशव के दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। रंगीन साड़ियों से सजी, माथे पर गोल बिंदी लगाए, गले में नकली गहने और पैरों में महावर लगाए हुए उसकी नई नवेली दुल्हन को देखना केशव को बहुत सुकून देता था। उसका प्रेम रमैया के लिए हर दिन और गहरा होता जाता था, जो किसी भी नई दुल्हन के लिए गर्व की बात होती है। दिन भर केशव यही सोचता रहता कि कैसे रमैया की एक झलक मिल जाए। जैसे ही केशव की मां इधर उधर होती, वह तुरंत घर में घुसकर अपनी पत्नी को देख लेता, जैसे कबड्डी के खेल में तेजी से छूकर वापस आ जाता है। वह उस वक्त खुलकर अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर पाता था। रात को भी दोनों सबके सोने का इंतजार करते और फिर मिलते और सबके जागने से पहले अपने अपने स्थान पर लौट आते। इतनी सुंदर पत्नी पाकर केशव अपने आप में ही मग्न रहता था। कभी कभी खेत में काम करते करते ही कोई बहाना बनाकर घर लौट आता था। रमैया भी कम उत्सुक नहीं थी, वह भी बस केशव का इंतजार करती रहती थी।
पहली मुलाकात का खुमार ऐसा होता है कि इतनी जल्दी मन नहीं भरता। उम्र के इस पड़ाव पर जीवन साथी का होना और एक दूसरे के प्रति समर्पण जीवन को विशेष बना देता है। चाहे वह गरीबी के द्वार में हो या संपन्नता के, यह जीवन का वसंत दोनों के लिए हमेशा यादगार बन जाता है। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक भयंकर तूफान आ गया और बारिश ने कहर बरपा दिया। आमतौर पर तूफान आते जाते रहते थे, कुछ नुकसान करते थे, लेकिन इस बार तो सब कुछ तहस नहस हो गया। खेतों से एक दाना अन्न भी किसी के घर तक नहीं पहुंच पाया। 6 महीने की मेहनत पानी में बह गई थी। अब सवाल यह था कि अगले 6 महीने कैसे पेट भरेंगे। फसल की अच्छी उपज का इंतजार हर किसान करता है, लेकिन इस बार किस्मत ने उन्हें मौका नहीं दिया। जमींदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उनकी भी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। केशव की मजदूरी भी चली गई थी। अब चिंता थी कि बिना मजदूरी के पेट कैसे भरेंगे। केशव की सारी उम्मीदें पानी में डूब चुकी थी। भूख की चिंता ने चारों ओर से घेर लिया था। घर की जिम्मेदारियों का बोझ केशव के कंधों पर था। उसने जी जान लगाकर कोशिशें की, पर कोई उपाय न निकला। ऐसे में उसका दोस्त हिसाब ने सलाह दी, चल शहर चलें, वहां कुछ न कुछ काम तो जरूर मिलेगा। केशव को साथी की यह बात जंच गई। आखिर पेट भरने के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। गांव में उसका एक दोस्त मल्लू रहता था, जो शहर में नौकरी करता था। उसने घर वालों से उसका नंबर लिया और मल्लू को फोन मिलाया। मल्लू बड़े से बंगले में चौकीदारी करता था, इसलिए उसके पास फोन रहता था, ताकि वह हर खबर मालिकों तक पहुंचाए बिना अंदर जाए। उस वक्त फोन का खर्चा बहुत आता था, इसलिए मल्लू ने खुद पीसीओ से फोन काटकर उधर से केशव को फोन किया। मल्लू जानता था कि बड़े लोगों को 10-20 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए तो हर पैसा कीमती था। केशव ने शहर में काम की इच्छा जाहिर की, तो मल्लू ने उसे भरोसा दिलाया, मैं तेरे लिए कुछ काम ढूंढूंगा, फिर फोन करूंगा। केशव बेसब्री से फोन का इंतजार करने लगा और 3 दिन बाद मल्लू का फोन आया। उसने केशव को पीसीओ पर बुलवाया। जैसे ही खबर मिली, केशव भागा भागा वहां पहुंचा। मल्लू ने बताया कि उसके पड़ोस के बंगले में एक मजदूर की जरूरत है। केशव ने पूछा, काम क्या करना होगा? मल्लू बोला, वही जो तू गांव में करता है, खेत की देखभाल और मजदूरी। केशव को चिंता हुई, अगर फसल खराब हो गई तो? मल्लू ने उसे समझाया, शहर में ऐसी चिंता नहीं होती, यहां हर महीने की मजदूरी पक्की होती है। यह सुनते ही केशव का मन खुशी से झूम उठा। वह खुशखबरी देने घर लौट आया। अब घर वालों को भी तसल्ली हो गई थी कि भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। सब बहुत खुश थे, लेकिन केशव और रमिया के लिए यह बिछड़ने का समय बेहद दुखद था। 2 दिन बाद मल्लू ने शहर बुलाया था और कहा था कि वह स्टेशन लेने आ जाएगा। रमिया और केशव के लिए ये 2 दिन भारी पड़ने लगे। केशव अपनी मां की निगाह बचाकर रमिया से मिलने का मौका तलाशता। उसकी मां भी यह समझती थी, इसलिए वह बहाना बनाकर गायब हो जाती। केशव जब रमिया के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू भरे थे। केशव बोला, क्या तालाब बना रखा है तुमने आंखों में? हम तैरने नहीं आए हैं यहाँ। रमिया ने रोते हुए केशव को पकड़ा और केशव के भी आंसू छलक पड़े। वह बोला, पेट भरने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर का कुनबा भूखा मर जाएगा। दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते, लेकिन मन कहाँ लगता। रमिया के बिना दरवाजे पर नजर टिकाए रहता। दोनों का सपना सिर्फ इतना था कि साथ रहे, लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। पहली बार मिले तो वक्त सिर्फ रोने में बीत रहा था। केशव बोला, 2 दिन बचे हैं, क्या पूरा वक्त रोने में बिता दोगी? वह चाहता था कि रमिया उसे गले से लगा ले, ताकि उसकी यादों के सहारे वह अकेले सो सके। रमिया चिंता जताने लगी, तू शहर जाकर किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ेगा? केशव हंस पड़ा और बोला, अरे पगली, जितना तू हमसे प्यार करती है उतना ही हम भी तुझसे करते हैं। हमारी पत्नी है तू और हम तुझसे ही बंधे हैं। दोनों बिछड़ने से पहले एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे, लेकिन वक्त का पहिया तेजी से घूमता गया। रमिया का बुरा हाल था। वह केशव के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। केशव भी उसकी हर बात का ख्याल रखता, उसके हर नखरे उठाता, लेकिन मजबूरी में उसे शहर जाना ही पड़ा। दोनों के दिलों में एक दूसरे की यादें और सपने थे, पर जिंदगी की जद्दोजहद में उन्हें इस प्रेम भरे बंधन से दूर होना पड़ा।
यह बिछड़ाव दोनों के लिए कठिन था, लेकिन पेट की आग ने उन्हें मजबूर कर दिया। अब कौन रखेगा उस बेचारे केशव को बिना देखे? कैसे गुजारेगी रम्या? उसे तो चिट्ठी भी लिखनी नहीं आती और केशव को पढ़ना नहीं आता। ऐसे में क्या करे? दिल पर पत्थर रखकर केशव ने शहर के लिए गाड़ी पकड़ ली। रास्ते भर रम्या का उदास चेहरा उसके सामने घूमता रहा। उसे याद भी नहीं रहा कि कब सफर पूरा हुआ और कब वो पहली बार शहर पहुंचा। मल्लू ने पहले से ही उसे सारी हिदायतें दे दी थी और केशव उन्हीं हिदायतों पर चलता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शहर में खो न जाए। आखिरकार स्टेशन पर मल्लू से मुलाकात हुई और तब जाकर केशव के दिल को थोड़ा सुकून मिला। मल्लू के साथ चलते हुए शहर की ऊंची ऊंची इमारतें और वहां का अनोखा रहन सहन देखकर वह हैरान रह गया। शहर की एक नई अनजानी दुनिया थी, अटपटी सी लगती थी, मगर पेट भरने के लिए अब यहीं रहना था। मल्लू ने उसे ढांढस बंधाया कि वह उसके साथ है और अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो वह उसकी मदद करेगा। केशव को तो गांव के सीधे सादे जीवन के अलावा कुछ नहीं पता था, वह दुनिया की चालाकियों से अनजान था। मल्लू ने उसे समझाया, देख केशव, यहाँ के मालिक लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं। जो भी कहें बस चुपचाप सिर हिलाकर मान लेना, नहीं तो अगले दिन गांव की टिकट कट जाएगी। केशव बड़े ध्यान से मल्लू की बातें सुनता रहा, क्योंकि उसके अनुसार मल्लू ने तो शहर में रहकर पीएचडी कर रखी थी। मल्लू केशव को एक बड़े जज के बंगले तक ले गया, जहां उसकी बीवी डॉक्टर थी। मल्लू ने बताया, देख केशव, इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान मत होना। शहर में छोटे घर भी होते हैं और बड़े घर भी। अब ज्यादा दिमाग मत लगा, जो कहा जाए वही करना। केशव ने सिर हिलाकर मल्लू की बातों से सहमति जताई। मल्लू ने उसे वॉचमैन से मिलवाया और कहा कि वह उसे पुराने माली से मिलवा देगा, जो सारा काम समझा देगा। पुराना माली बहुत बूढ़ा हो चुका था और इतने बड़े बाग बगीचे की देखभाल अब उससे नहीं होती थी, इसलिए वह अपने गांव जाना चाहता था। माली ने केशव को सब कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में केशव को पेड़ पौधों की देखभाल का सारा ज्ञान हो गया। उसे रहने के लिए सर्वेंट क्वार्टर मिला, जहां उसे वॉचमैन के साथ कमरा साझा करना था। धीरे धीरे केशव को वहां का रंग ढंग समझ में आने लगा। केशव का काम घर के बाहर ही रहता था, इसलिए उसे घर के अंदर रहने वालों से कोई मतलब नहीं था। एक दिन मैम साहब से उसकी मुलाकात हुई, जिसने उसकी तनख्वाह तय कर दी और काम की जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए कहा कि काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केशव की पगार 2000 रुपए तय हुई, जिससे वह बहुत खुश हुआ। उसने हिसाब लगाया कि 500 रुपए में उसका महीना निकल जाएगा और बाकी पैसों से गांव वालों का भी काम चल जाएगा। उसने गांव पहुंचने की खबर किसी के हाथों भिजवा दी। पुराने माली ने 2-3 दिनों में केशव को सारी बातें समझा दी और फिर वह चला गया। अब केशव की वॉचमैन से अच्छी जान पहचान हो गई थी। वहां केशव और वॉचमैन के अलावा घर के अंदर भी काम करने वाली एक नौकरानी थी। तीनों नौकर 24 घंटे घर पर रहते थे। वॉचमैन ने केशव को बताया कि घर में कुल 4 लोग रहते हैं। केशव को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा घर और सिर्फ 4 लोग। उसे लगा था कि ऐसे बड़े घर में एक गांव जितने लोग जरूर रहते होंगे। वॉचमैन ने कहा, केशव, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैम साहब भी बहुत अच्छी है। उनका एक बेटा है जो बाहर कहीं पढ़ाई करता है, वह सप्ताह में 1 दिन ही आता है। और उनकी एक बिटिया रानी भी है, जो बड़ी शरारती और नक्सड़ी है। तुम उससे दूर ही रहना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। नए नौकर को वह तंग करती रहती है। कई नौकर तो उससे परेशान होकर भाग चुके हैं। तुम्हारे आने से पहले वह कॉलेज की तरफ से पिकनिक पर गई है। आजकल में लौटेगी, तुम संभल कर रहना। वॉचमैन की बातें सुनकर केशव के मन में चिंता होने लगी। एक तरफ मल्लू उसे सबकी बातें मानने की सलाह दे रहा था और दूसरी तरफ वॉचमैन उसे उस बिटिया रानी से दूर रहने को कह रहा था। दूसरे ही दिन मालिक की बेटी रीना अपनी पिकनिक से लौट आई और उसकी नजर सीधी नए नौकर केशव पर जा टिकी। उसने पहरेदार से केशव के बारे में जानना चाहा। पहरेदार ने मन ही मन सोचा, अब तो इस बेचारे का बुरा हाल होने वाला है। पर उसने रीना को केशव की पूरी जानकारी दे दी। रीना बुरी लड़की नहीं थी, लेकिन उसके पास समय बिताने के लिए कोई काम नहीं था। इसी वजह से वह नौकरों को तंग करके अपना समय काटती थी। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि उसकी हरकतों से दूसरे लोग किस कदर परेशानी झेलते हैं। उसके पिता जज थे, माँ डॉक्टर
और भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता था। घर पर अकेलापन काटने के लिए रीना को कोई न कोई शरारत करनी पड़ती थी। कॉलेज के बाद भी उसे अधिकतर समय अकेले ही बिताना पड़ता था। कभी कभी उसे रातें भी अकेले काटनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी माँ, जो एक सर्जन थी, अक्सर मरीजों के ऑपरेशन में या फिर पार्टियों में व्यस्त रहती थी। ऐसे में रीना अपनी बेचैनी दूर करने के लिए नौकरों से ही खेलने लगती थी। रीना करीब 19 साल की थी, लेकिन स्वभाव से बच्चों जैसी थी। जब उसने केशव को आवाज दी तो केशव ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर कहा, जी बीवी जी। रीना ने नाराजगी से कहा, क्या बीवी जी लगा रखा है? मुझे रीना मैडम कहो। केशव ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, जी आप जैसा कहेंगी। रीना उसकी बातों से समझ गई कि केशव गांव का है और अब उसकी शरारत का निशाना बनने वाला है। रीना ने कहा, जाओ मेरा सामान कमरे में ले जाकर रखो और ध्यान रखना, अगर कुछ टूट गया तो देख लेना। केशव ने झट से सामान उठाया और रीना के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन घर के दरवाजे पर शीला, जो घर की नौकरानी थी, ने उसे रोक लिया। उसने कहा, अंदर मर्द नौकर को जाने की इजाजत नहीं है, और केशव से सामान लेकर चली गई। रीना शीला पर गुस्सा होने लगी, लेकिन शीला ने साफ कह दिया कि उसे जो आदेश मिला है वो उसी का पालन करेगी। रीना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। इसके बाद रीना ने केशव को इधर उधर के कामों में उलझाए रखा। कभी ब्रेड लाने भेजती तो कभी साबुन, और जब सामान लेकर लौटता तो कहती कि वापस जाकर कुछ और ले आओ। अगर वह सामान सही न लाता तो दुकान वालों की डांट और रीना की झिड़कियां दोनों ही सुननी पड़ती। पेड़ों की छटाई भी अपनी मनमर्जी से करवा देती, जिसके कारण केशव को मेम साहब की डांट भी सुननी पड़ती थी। एक दिन तो उसने अपनी माँ के सबसे पसंदीदा फूल को कटवा दिया, जिसकी वजह से केशव की नौकरी जाने की नौबत आ गई थी। शीला ने मेम साहब को रीना की शरारतों के बारे में बताया तो मेम साहब ने रीना को डांट लगाई, लेकिन इसके बाद से रीना केशव के खिलाफ हो गई और उसे और ज्यादा परेशान करने लगी। रीना की हरकतों से केशव बहुत परेशान था, पर वह कर भी क्या सकता था। उसके पास और कोई चारा नहीं था। केशव को आए अब 1 महीना हो चुका था। उसे पहली तनख्वाह मिल गई थी। उसने मल्लों की मदद से गांव में पैसे भेजे और पहली बार अपने घर वालों से फोन पर बात की। सबने उसका हालचाल पूछा और उसने भी सबका हालचाल लिया। जब रमिया फोन पर आई तो दोनों की आंखों में आंसू भर आए। सिस्कियों ने बयान किया कि दोनों ही एक दूसरे की बहुत याद कर रहे हैं, पर जिंदगी तो मुस्कुराकर ही जीनी होगी। एक दूसरे को दिलासा देकर दोनों अपने अपने कामों में लग गए। उस दिन केशव का मन बहुत हल्का था। घर वालों से बात करके उसका मन खुश हो गया था, लेकिन यहाँ रीना का अलग ही खेल चल रहा था। उसने केशव को बुलाया, जो पेड़ों को पानी दे रहा था। केशव उसके पास जाने ही वाला था कि रीना खुद ही आ गई और बोली, केशव मुझे पाइप दो, मैं पानी डालूंगी। केशव ने बिना कुछ कहे पाइप उसे दे दिया, क्योंकि वह जानता था कि रीना मानने वाली नहीं है। रीना ने जानबूझकर पाइप को ऊपर की तरफ करके पानी का फव्वारा चला दिया, जिससे केशव भीग गया। रीना की इन हरकतों से केशव तंग आ चुका था, पर उसने सब्र से काम लिया और अपने काम में लगा रहा। रीना ने पाइप पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाने लगी। वह खुद भी उसके साथ घूमने लगी और उसे इस खेल में मजा आने लगा। हालांकि इस खेल में वह खुद भीग रही थी। अचानक पाइप में उलझकर वह गिर पड़ी और उसका सिर पत्थर से टकराने वाला था। यह देख केशव दौड़कर उसकी तरफ लपका और उसे गिरने से बचा लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह उसे काफी दूर तक लुढ़का ले गया। उस पल केशव की पकड़ रीना के लिए किसी हीरो की तरह थी। रीना के मन में एक नई अनुभूति जागी। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतनी करीब से पकड़ा था। उस पल उसे केशव का आलिंगन किसी पहेली जैसा लगा, जिसका जवाब उसके पास नहीं था। उसके शरीर में एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन में यह क्या हो रहा है। केशव ने खुद को संभाला और रीना को भी। वह बोला, बीवी जी आप कपड़े बदल लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वह खुद भी कपड़े बदलने चला गया। उस दिन के बाद रीना के मन में केशव के प्रति एक नया आकर्षण जागा। उसे अब केशव नौकर नहीं, एक मर्द नजर आने लगा। वह उसकी तरफ खींचने लगी।
उसे केशव का साथ अच्छा लगने लगा और वह बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करने लगी। कभी कभी वह उसका हाथ पकड़ लेती तो कभी बहाना बनाकर केशव को छूने की कोशिश करती। केशव ने पहले सोचा कि अब उसे कुछ शांति मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वह रीना के बदलते व्यवहार को समझने लगा। हालांकि रीना की हरकतों से वह पूरी तरह अनजान नहीं था। उसकी उम्र चाहे 19 साल की हो, पर उसका बर्ताव एक जिद्दी लड़की जैसा था, और केशव के लिए उसके मन में जो भावना थी वह रमिया के लिए सच्ची और पवित्र थी। उसने उस घर का नमक खाया था और वह किसी भी तरह की बेईमानी नहीं कर सकता था। एक दिन रीना ने मजाक में केशव को उठाकर कुर्सी पर बैठाने की मांग कर दी। केशव ने उसे उठाया, पर रीना ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। केशव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए रीना को कुर्सी पर बैठा दिया और वहां से चला गया। रीना को यह बात बुरी लगी। वह नाराज होकर केशव से दूर रहने लगी, लेकिन यह केशव के लिए अच्छा था। कोई अगर आपको हर वक्त परेशान करे और फिर अचानक दूर हो जाए तो कहीं ना कहीं वह आदत बन जाती है। अब रीना की शरारतें भी केशव को खालीपन का एहसास देने लगी। वह रीना की तरफ झुका तो नहीं था, पर उसे उसकी फिक्र जरूर होने लगी थी। अपने मन की बातें और रीना के साथ हुई घटनाओं को केशव ने किसी से साझा नहीं किया। वह जानता था कि ऐसी बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। लोगों की सोच हर बात को लेकर बदलती है, जो रीना के लिए सही नहीं था। करीब 1 हफ्ते बाद रीना को अपने किसी दोस्त के साथ मुस्कुराते हुए देखा गया, जबकि पहरेदार खड़ा होकर अनजान दिशा में देख रहा था। अब रीना जब केशव को परेशान नहीं करती थी तो केशव के पास बहुत समय बच जाता था, लेकिन रीना को उस लड़के के साथ देखकर केशव के मन में अजीब सा गुस्सा आता था। फिर भी वह कर भी क्या सकता था? उसकी सोच का कोई मतलब नहीं था। एक दिन घर में कोई नहीं था, शायद शीला भी कहीं बाहर गई थी। रीना अपने दोस्त के साथ नशे की हालत में घर पहुंची और उसकी हंसी से केशव की नींद खुल गई। रात के करीब 9:30 बज रहे थे और घर में सन्नाटा छा चुका था। केशव उठकर देखने लगा। पहरेदार भी शायद ऊँघ रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। केशव का मन किया कि उसे भी अब इन सब बातों से हट जाना चाहिए। वे बड़े लोग हैं, उनका अपना जीवन है, जैसे चाहे जिए, उसने खुद को समझाया। लेकिन ना जाने क्यों इतने महीनों में एक अदृश्य डोर जुड़ गई थी, जहां कोई स्वार्थ नहीं था, मालिक और नौकर का रिश्ता भी नहीं था, बस एक फिक्र थी। केशव सोच रहा था कि कहीं रीना का दोस्त कोई गलती ना कर बैठे। वह दोनों नशे में थे और रीना की उम्र को देखते हुए केशव को चिंता हो रही थी। उसे रीना के दोस्त की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। वह रीना को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नशे में होते हुए भी रीना खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका दोस्त कहने लगा, रीना, मैं तुमसे प्यार करता हूं, फिर तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? और उसने रीना की कमर में हाथ डाल दिया। रीना उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए हंसने लगी। क्या पिलाया तुमने मुझे? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? और जोर जोर से हंसने लगी। शायद रीना को धोखे से शराब पिला दी गई थी और अब नशे में वह संभल नहीं पा रही थी। कभी हंसती तो कभी रोने लगती। वह कहने लगी, मैं बहुत अकेली हूं, कोई मेरा साथ नहीं रहता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उसका दोस्त बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं रहूंगा और बहुत प्यार भी करूंगा। और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। रीना फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और उसका दोस्त उसे कमरे की ओर ले जाने लगा। केशव, जो अब तक कभी घर के अंदर नहीं गया था, खुद को रोक नहीं पाया। वह भी उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। रीना का दोस्त उसे ऊपर के कमरे में ले जा रहा था। केशव, जो पहली बार घर के अंदर आया था, डर से कांप रहा था। रीना और उसका दोस्त ऊपर के कमरे में चले गए। केशव, जो गांव का गरीब मजदूर था, उसके लिए यह सब नया था। उसने सिर्फ मिट्टी का घर और मालिक का पक्का मकान देखा था, लेकिन शहर के घरों की सुंदरता कभी नहीं देखी थी। आज अंदर की सजावट देखकर वह एक अलग ही दुनिया में खो गया। चमकीले पर्दे, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग्स, जमीन पर बिछे कालीन, छत पर बड़ा सा झूमर, छोटी छोटी रंगीन लाइटें, टेबल पर रखे फल, उसके लिए यह सब किसी स्वर्ग से कम नहीं था। वह उस शानदार घर को देखकर अंदर ही अंदर खुशी से नाचने को मन कर रहा था। दीवारों पर लगे हुए जानवरों के पुतलों से वह थोड़ा घबराया हुआ था।
कभी वह अनोखी वस्तुओं को हाथ लगाकर छूने की कोशिश करता और फिर इस डर से कि कहीं वे गायब ना हो जाए, अपना हाथ पीछे खींच लेता। वह उस जगह की सुंदरता में खो सा गया था। तभी उसे रीना की आवाज सुनाई दी और उसका ध्यान भंग हो गया। वह जल्दी से ऊपर के कमरे की तरफ भागा, लेकिन वहां कई कमरे होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना किस कमरे में है। अचानक रीना एक कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। तभी उसका दोस्त अंदर से उसका हाथ खींच लेता है। केशव तेजी से वहां पहुंचता है और उसे यह समझते देर नहीं लगती कि रीना नशे में है और उसका दोस्त नशे का नाटक कर रहा है। शायद रीना ने अपने दोस्त को बताया होगा कि आज घर में कोई नहीं है, इसलिए उसने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। केशव जानता था कि ऐसे लड़के लड़कियों को इस तरह के जाल में फंसाने में माहिर होते हैं। केशव ने देखा कि रीना नशे में होने के बावजूद अपने दोस्त से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी। रीना खुद को बचाने में लगी हुई थी, लेकिन उसका दोस्त रॉकी अपनी नीचता की हद तक उतर चुका था। उसने रीना के कपड़े भी फाड़ दिए थे। केशव रीना की हालत देखकर गुस्से में भर गया और रॉकी पर टूट पड़ा। पहले तो रॉकी ने उसे नौकर होने का एहसास दिलाते हुए वहां से जाने के लिए कहा, पर केशव ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। केशव, जो गांव की मिट्टी का सच्चा इंसान था, रॉकी जैसे शहर के लड़की को लड़ाई में चारों खाने चित कर देता है। रीना भी वही कमरे में थी और केशव को हिम्मत दे रही थी, कह रही थी, मारो इसे केशव, खूब मारो। रॉकी लहूलुहान होकर केशव के गुस्से के आगे टिक नहीं पाता और वहां से भाग जाता है। जाते जाते वह चिल्लाता है, अगर बेबी जी के आसपास भी नजर आया तो साहब से कहकर जेल में डलवा देंगे, और हाँ, हमारा नाम है केशव, ये याद रखना। रॉकी डर कर भाग जाता है। रीना नशे में धुत केशव के पास आकर कहने लगती है, केशव, रॉकी बहुत गंदा दोस्त था। मेरे अच्छे दोस्तों में तुम्हें मुझसे दोस्ती करना कभी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं क्यों तुम मुझसे दूर रहते हो। देखो मैं कितनी अकेली हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम भी मेरे दोस्त नहीं बनते। रॉकी कितना बुरा था, उसने मेरे कपड़े फाड़ दिए और मेरे साथ गंदी हरकतें कर रहा था। उसे मैनर्स की तो बिल्कुल समझ ही नहीं थी, पर तुम बहुत अच्छे हो। रीना ने जबरदस्ती केशव को अपने बिस्तर पर बैठा दिया और उसके कंधे पर सिर रखकर अपनी बातें कहने लगी। जो कुछ भी हुआ वह उसकी समझ में नहीं था। नशे के कारण वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। केशव रीना के बोलों को निहार रहा था। रीना को खुद पता ही नहीं था कि वह किस आकर्षण के कारण केशव की ओर खींची चली जा रही थी। उसे अच्छाई और बुराई का कोई ख्याल नहीं था और रॉकी की बुराइयों से वह अनजान थी। उसे इस बात का भी एहसास नहीं था कि अकेले और दुनिया से अलग रहकर अपनी इच्छाओं को समझना कितना कठिन होता है। रीना के माता पिता बुरे लोग नहीं थे, बस वे अपने काम में बहुत व्यस्त रहते थे। रीना के हिस्से में जो भी जिम्मेदारियां थी, उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी माता पिता की ही थी। जैसे उठना, बैठना, खेलना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब सिखाना उनका काम था। पर जो जीवन के अनुभव और भावनाओं की भाषा होती है, उसे तो इंसान को खुद ही समझना पड़ता है। रीना नशे में हर अच्छे बुरे का फर्क भूल चुकी थी, पर केशव को उसकी हालत देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। इतना बड़ा घर जिसमें सोने चांदी से जड़ी चीजें भरी पड़ी है, लेकिन एक इंसान को तो बस एक साथी चाहिए, जैसे कि केशव को अपनी रमा की याद में जीने का सहारा चाहिए। उसे रमा की बहुत याद आ रही थी। सोच रहा था कि काश रमा यहां होती तो इस तरह की परिस्थिति नहीं बनती। उसने मन में सोचा कि अगर वह भी चला जाता तो क्या होता। एक गलती और 3 जिंदगियां बर्बाद। क्या मैं रॉकी से कम गुनहगार हूं? उसका मन इस बात पर कशमकश में था। उसने सोचा, सोने के कपड़े में लिपटी मिट्टी को पाने की चाह में मचलना व्यर्थ है, क्योंकि आखिर में हाथ में तो मिट्टी ही आएगी। आज बहुत बड़ी घटना घटते घटते रह गई और शायद यह सब किसी परीक्षक का खेल था। केशव ने वहां ज्यादा देर ठहरना सही नहीं समझा, इसलिए वह वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रीना उसे जाने नहीं दे रही थी। वह उसे बाथरूम में ले जाकर उसके ऊपर पानी डालने की कोशिश करता है, लेकिन सावर चालू कर देता है। अब केशव को यह अजीब नहीं लगता, क्योंकि वह जानता था कि जमीन पर पड़े रहना उससे भी ज्यादा अजीब होता। केशव रीना को सावर के नीचे भीगता छोड़कर चला जाता है, इस यकीन के साथ कि वह जल्दी ही होश में आ जाएगी।
घर के दरवाजे पर बड़े सुंदर गुलाब के फूल लगे हुए थे। केशव ने देखा कि गमले में पौधे भी खिलने लगे थे, पर जब उनका समय आएगा तभी तो वे पूरी तरह खिलेंगे। गमले की टहनियों में सुंदर कलियां लग रही थी, मानो कह रही हो कि अब उनका समय आ गया है, कल को खिलकर सुंदर बनना है। आज उस भव्य घर के कमरे खाली थे, मानो किसी राजकुमार के इंतजार में हो। आज फिर से केशव ने रीना की लाज बचाई थी। रॉकी से बचाना तो आसान था, पर खुद से बचना बहुत मुश्किल। मगर दोनों ही जगह उसने अपने मालिक का काम पूरा किया। एक तो गलत फहमियों के कारण जो पत्ते मुरझा रहे थे उन्हें छांट दिया, और दूसरा उसका काम बस फूलों की देखभाल करना है, तोड़ना तो किसी और का काम है। इतने में सामने से शीला आती दिखाई दी। पूछने पर पता चला कि वह कुछ घंटों के लिए अपने घर गई थी, वहां कुछ जरूरी काम था। केशव ने शीला को बताया, अभी बीबी जी अंदर गई है, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम जाकर देखो। हम तो ये सोचकर खड़े थे कि तुम अंदर हो, इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछना चाहते थे। शीला दौड़कर अंदर गई तो केशव को थोड़ी राहत मिली। सुबह का उजाला आज कुछ अच्छा संकेत दे रहा था। तभी रीना एक हाथ में फूल लिए केशव के पास आई। उसे रात की सारी बातें परत दर परत याद थी। कोई चाहे कितना भी नशे में हो, अपनी इज्जत के आगे सारा नशा काफूर हो जाता है। वह केशव को धन्यवाद देने लगी और कहने लगी कि उसे अब समझ में आ गया है कि कल रात की घटना ने उसे हर पहलू से बहुत कुछ सिखा दिया है। रीना जानती थी कि केशव शादीशुदा है। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह बोली, केशव प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इज्जत बचाई, मुझे रॉकी से बचाया और मेरे गलत कदमों को भी रोका। शायद ये मेरे माता पिता के अच्छे कर्मों का फल है, जो वे दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। रीना आगे कहने लगी, मैं हमेशा अपने माता पिता से कहती थी कि ये गांव के लोग अच्छे नहीं हैं, पर वे हमेशा कहते थे, बेटी उनके पहनावे पर मत जाओ, ये लोग दिल के भोले होते हैं और कभी भी हमारा अहित नहीं करेंगे। आज सच में मेरे माता पिता की सोच जीत गई और मैं हार गई, लेकिन ऐसी हार मुझे मंजूर है। तुम मेरे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हो। केशव ने कहा, बीवी जी आप इतनी परेशान मत होइए, मैंने कुछ भी खास नहीं किया, यह तो मेरा फर्ज था, इस घर का नमक खाया है, इस नाते मैं आपका वफादार नौकर हूं और वफादारी निभाना मेरा काम है। रीना ने कहा, नहीं केशव, तुम जो भी कहो, पर अब मुझे समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। मेरे हर व्यवहार के बावजूद तुमने। कहते हुए रीना की आंखों में आंसू आ गए। केशव ने कहा, बीवी जी आप तनिक भी न रोइए, आप दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर राजकुमारी है। जो हुआ उसे भूल जाइए, ऐसा समझिए कि कुछ हुआ ही नहीं है। रीना कहने लगी, कैसे भूल जाऊं केशव, मैं खुद अपनी इज्जत लेकर तुम्हारे पीछे घूम रही थी, पर तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे लिए भी तो ये आसान नहीं था। केशव की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, सच कहूं तो हम भी बहक सकते थे बीवी जी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आत्मा पवित्र हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा से पहले हमारी चेतना जागृत हो जाती है। मैं रम्या से दूर हूं, पर मुझे उस पर इतना भरोसा है कि वह कभी नहीं भटकेगी। बस उसकी याद आते ही हमने खुद को संभाल लिया। इज्जत बहुत कीमती होती है और दूसरे का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रीना ने महसूस किया कि केशव उसके लिए कितना बड़ा देवदूत बनकर आया है। उसने कहा, केशव तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो ना? केशव ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी बीवी जी। रीना ने पूछा, तुम्हारी शादी कब हुई? केशव ने बताया, 1 साल हो गया है। रीना ने फिर पूछा, इतनी कम उम्र में शादी हो जाती है? केशव ने समझाया, जब इस उम्र में मन बहकने लगता है तब विवाह करने में कौन सी बुराई है। शायद इसी वजह से पहले लोग जल्दी विवाह करवा देते थे, ताकि वे एक दूसरे के ही सपनों में खोएं और किसी और के बारे में न सोचें। धीरे धीरे केशव और रीना में दोस्ती हो गई। अब न तो रीना मालकिन रही और न ही केशव नौकर। दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए। केशव रीना को अपने और रम्या के बारे में खुलकर बताने लगा। रीना को उसकी और रम्या की प्रेम कहानी सुनने में मजा आता था। केशव ने बताया कि कैसे उसकी मां का पहरा होने के बावजूद वह चोरी छुपे रम्या से मिलता था। रीना ने उत्सुकता से पूछा, कैसे मिलते थे? केशव बोला,
जब मेरी माँ बीच रास्ते में कटिया डाल देती थी ताकि हम अंदर न जाएं, तब हम उनकी सोने का इंतजार करते रहते। जब माँ सो जाती थी तब हम खाट के नीचे से सरक सरक कर रम्या के पास चले जाते। फिर वह शर्मा गया और रीना ने हंसते हुए कहा, तो तुम नियम तोड़ते थे? केशव ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, हम तो बस उसे देख भर लेते थे और हमारे मन को शांति मिल जाती थी। अगर कुछ आगे बढ़ जाते तो माँ हमारी पीठ सुजा देती, इसीलिए हमने कभी मर्यादा पार नहीं की। लेकिन रम्या तो बहुत ही सुंदर है। जब वह गहने पहनकर इधर उधर घूमती है तो घर में झनक झनक की आवाज आती है और हमारा दिल धड़कने लगता है। फिर उसने एक किस्सा सुनाया। पहली बार जब मैं उसे मेले लेकर गया तो उसकी खातिर एक नकली सोने की चेन लाया था। वह बहुत खुश हुई थी। पहली बार जब हमने उसे पहनाया वह शर्मा गई थी। केशव ने फिर बताया, पिछली बार जब रम्या से बात कर रहा था तो वह मजाक में कह रही थी, अब तुम वहां से सोने का हार भी भेज दो तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो तुमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर कहने लगी, तुम बस हाँ भर लो, हम उसी से खुश हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे सिवा। रीना ने केशव की सच्चाई और उसकी प्रेम कहानी को समझा और उससे प्रभावित हुई। उसने भी अब उसकी हर संभव मदद करने का मन बना लिया। रीना अब केशव की पत्नी से उसकी नियमित रूप से बात करा देती थी ताकि केशव की तड़प कुछ कम हो सके। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, पर केशव गांव नहीं जा सका क्योंकि काम का दबाव बहुत था। अगर वह जाता तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इसीलिए वह रम्या के साथ पूरे परिवार के वियोग को सहता रहा। रीना की पढ़ाई में भी ज्यादा रुचि नहीं थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि रीना का अकेलापन उसे खा रहा है और उन्होंने शादी की बात चलाने का फैसला किया। रीना ने भी स्वीकृति दे दी और फिर धूमधाम से रीना का विवाह मयंक से हो गया, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। केशव को भी नए कपड़े बनवाए गए थे। वह आज बहुत खुश था और सारे काम कूद कूद कर रहा था, जैसे घर में उसकी ही बेटी की शादी हो। रीना के साथ उसका एक अलग ही रिश्ता था, जो ऐब और वितराग से होकर पवित्रता की ओर बढ़ा था। समारोह के दौरान रीना ने केशव को अपने संग फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया तो उसके माता पिता को यह बात अजीब लगी, लेकिन रीना ने खुद जाकर उसे बुलाया। जब विदाई की घड़ी आई तो केशव भी रीना के माता पिता की तरह दुखी था। रीना अब एक अच्छे दोस्त की तरह केशव के जीवन से जा रही थी। शादी के बाद रीना को एहसास हुआ कि शादी का रिश्ता क्यों जरूरी होता है। उसे अब समझ में आया कि मन को काबू में रखना कितना जरूरी है, नहीं तो पूरा जीवन निराशा में डूब सकता है। रीना अपने पगफेरे के लिए घर आई। अब वह केशव की एहसानमंद थी। उसने अपने माता पिता को बताया कि कैसे केशव ने रॉकी से उसकी इज्जत बचाई थी और उन्होंने केशव की पत्नी को गांव से बुलवाने का फैसला किया। केशव को बिना बताए ही उसकी पत्नी को शहर बुलवा लिया गया। जब वह घर पहुंची तो उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया। केशव ने जब रम्या को अपने पास देखा तो वह चौंक गया और खुशी से झूम उठा। महीनों की जुदाई के बाद वह अपनी पत्नी को छू सकता था, उसे महसूस कर सकता था। रम्या ज्यादा दिन नहीं रह सकती थी, इसलिए उसे भी पहरेदार की नौकरी दे दी गई। अब केशव को कुछ छुट्टियां भी मिल जाती थी और वह रम्या के साथ गांव भी जा सकता था। इस तरह केशव और रीना की दोस्ती, जो ऐब से शुरू हुई थी, एक पवित्र रिश्ते में बदल गई। दोनों ने अपने अपने जीवन में अपनी अपनी जगह पा ली और एक दूसरे के लिए आभारी रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।